आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। म्यूजिशियन, राइटर्स, पेंटर्स और फिल्म मेकर्स में क्या कॉमन है? यही कि ये सभी क्रिएटिव लोग हैं। क्रिएटिविटी को एक नेचुरल चीज माना जाता है। अगर आपके अंदर ये गुण पैदाइशी है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा जाता है। लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ लक की बात नहीं है। अगर आप कई साल कड़ी मेहनत करें तो आप इसे सीख सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ आर्ट्स में ही कुछ करना है। ये हमें अपनी इंसानियत को याद दिलाने वाला एक बड़ा रिमाइंडर है। ये हमें जानवरों से अलग बनाता है। अपने क्रिएटिव साइड से रूबरू होने की दूसरी वजह यह है कि इससे आप ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। क्रिएटिविटी आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। क्रिएटिविटी अलग अलग फॉर्म में आती है, लेकिन जो डेली क्रिएटिविटी एक आम इंसान एक्सपीरियंस करता है, वो एक ऐसा गिफ्ट है जिससे वो कभी बोर नहीं होता है। तो क्या आप अपने क्रिएटिव साइड से मिलने के लिए तैयार हैं? वेयर इज़ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी को एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी माना जाता है जो एक इंसान के माइंड में चलती रहती है। लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक इनसाइट, यानी खुद के बारे में कुछ ऐसा जानना है जो कुछ नया और वैल्यूएबल है। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये सोच थोड़ा भटकाने वाला भी है। ये फैसला कौन लेता है कि ये इनसाइट नया और वैल्यूएबल है? क्या ये वो इंसान है जिसने उस इनसाइट के बारे में सोचा था? नहीं, अगर ऐसा होता तो ये एक मुसीबत बन जाती। तब तो हर इंसान यही सोचने लगता कि उसने कुछ ज़बरदस्त या यूनिक चीज़ ढूंढ निकाली है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बारे में सोचिए। वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनका बिलीफ या भरोसा एक सच्चाई है, लेकिन सोसाइटी उन्हें बिल्कुल नहीं मानती। इसलिए क्रिएटिविटी एक इंसान के सिर्फ माइंड में नहीं होती है। ये एक कल्चर या एक सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ है। एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी होने के नाते ये पक्का करना ज़रूरी है कि कोई इंसाइट सच में नया और वैल्यूएबल है या नहीं। लुडविग वैन बीथोवन और विंसेंट वैन गॉग जैसे क्रिएटिव लोगों के बारे में सोचिए। उन्होंने अपने बेमिसाल काम को दुनिया के साथ शेयर किया और तब ये साबित हुआ कि वो सच में नया और कीमती है। इसलिए क्रिएटिविटी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। लेकिन असल में क्रिएटिविटी को कहाँ ढूंढा जा सकता है? इस बुक के ऑथर मिहाई चिक्सेंथमिहाई ने सिस्टम्स मॉडल बनाया है। इससे ये पता चलता है कि क्रिएटिविटी को कहाँ देखा जा सकता है। सिस्टम्स मॉडल के 3 हिस्से हैं: डोमेन, फील्ड और पर्सन। पहला हिस्सा है डोमेन, जो सिंबॉलिक रूल्स और प्रोसीजर यानी तरीके के बारे में बताता है। जैसे मैथमेटिक्स एक डोमेन है। आप डोमेन को एक कल्चर या कोई ऐसी चीज मान सकते हैं जो एक सोसाइटी आपस में शेयर करती है। दूसरा हिस्सा है फील्ड, जो ऐसे लोग हैं जो डोमेन की रखवाली करते हैं। ये लोग फैसला लेते हैं कि कोई आइडिया उनके डोमेन का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। आर्ट के फील्ड में आर्ट के टीचर्स, क्यूरेटर्स और क्रिटिक्स के बारे में सोचिए। वो आर्ट के डोमेन के अंदर फील्ड बनाते हैं। तीसरा हिस्सा है पर्सन, यानी कोई इंसान। क्रिएटिविटी तब होती है जब इंसान पहले हिस्से वाले डोमेन के सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे रीस को राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। सिस्टम्स मॉडल के तीनों हिस्से आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में डोमेन है लिटरेचर, फील्ड है राइटिंग और रीस पर्सन यानी इंसान है। इस मॉडल से हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। एक इंसान जो क्रिएटिव होता है या जिसमें क्रिएटिविटी की क्वालिटी होती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या यूनिक नहीं है। उसकी क्रिएटिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस डोमेन में उसका आउटपुट कितना नया और यूनिक है। दूसरा पॉइंट यह है कि एक इंसान तब तक क्रिएटिव नहीं हो सकता जब तक वो उस डोमेन के बारे में जानता ना हो। आपको ये बात याद है ना कि क्रिएटिविटी इंसान के माइंड में नहीं होती है। सोसाइटी को उसका आउटपुट क्रिएटिव लगना चाहिए। मैथमेटिक्स का जीनियस मैथमेटिक्स के डोमेन में तब तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब तक उसने उसके रूल्स को पढ़ा और समझा ना हो। इसके अलावा जो फील्ड या लोग उस डोमेन को बनाते हैं, उन्हें भी ये लगना चाहिए कि ये इंसान सच में जीनियस है। द क्रिएटिव पर्सनैलिटी। आखिर कैसा इंसान क्रिएटिव बन सकता है? बिजनेस करने वाले लोगों के बारे में सोचे। ऐसी क्या चीज़ है जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में कॉमन है? क्या वो ऐसे अचीवर्स हैं जो आईवी लीग स्कूल से पढ़कर आए हैं, या फिर वो वर्कहॉलिक हैं, यानी अपने काम में इतना डूबे रहते हैं कि उनका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में ही बीतता है? क्रिएटिव लोगों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए यही कहा जा सकता है, इन दोनों में से किसी में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो क्रिएटिव लोगों में कॉमन हो। इस बात से काफ़ी निराशा और फ्रस्ट्रेशन भी होती है,
लेकिन मिहाई और उनके कलीग्स के पास कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनसे आप क्रिएटिविटी को पहचान सकते हैं। सबसे पहले, किसी भी डोमेन का एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी पहले से आपके पास उस डोमेन की क्या नॉलेज या स्किल्स हैं होता है। जैसे जिस इंसान की आवाज़ अच्छी है उसके लिए म्यूजिक के फील्ड में जाना आसान होगा। जिस इंसान को कलर और लाइट की अच्छी समझ होगी वो पेंटिंग के फील्ड में जा सकता है। जब आप अपने डोमेन के बारे में जानते हैं तो जैसे जैसे आप उसके बारे में और सीखते जाते हैं तो आप भी इम्प्रूव करते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि क्रिएटिविटी के लिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये सभी फैक्टर सिर्फ सुझाव हैं। बीथोवन के बारे में सोचिए, जो सुन नहीं सकते थे, फिर भी ये चीज़ उन्हें एक महान कंपोजर बनने से रोक नहीं पाया। दूसरा है क्यूरियोसिटी, वंडर एंड इंटरेस्ट, यानी आप में उस डोमेन के प्रति जानने की इच्छा और उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी डोमेन को पसंद ही नहीं करते तो आप उसमें कुछ भी नया नहीं करना चाहेंगे। नैटली डेविस एक हिस्टोरियन है। उन्हें हमेशा से ही हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स बहुत पसंद रहे हैं। इस पसंद की वजह पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। नैटली नहीं जानती कि वो इतना वक्त हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स को क्यों देती हैं। वो सिर्फ इतना जानती है कि इसे लेकर वो बहुत क्यूरियस है और ये काम करने में उन्हें दिल से खुशी होती है। तीसरा है किसी डोमेन का एक्सेस होना। अगर आपको बचपन से किसी डोमेन को एक्सेस करने का रिसोर्स मिला हुआ है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली का किसी डोमेन से कनेक्शन है। जैसे आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स आपको फिल्म स्कूल भेजते हैं जहां बेस्ट प्रोफेसर्स आपको फिल्म मेकिंग के बारे में सिखाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपके पेरेंट्स के कनेक्शन के कारण आपको बेस्ट फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। इस तरह का एडवांटेज यानी फायदा मिलना सच में क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। चौथा है किसी फील्ड का एक्सेस होना। एक डोमेन के एक्सेस की तरह ही ये भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपका डोमेन नॉलेज और क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन उस फील्ड में ऐसे घमंडी लोग भरे हुए हैं जो ठीक से बात करना नहीं जानते। वो अच्छे मेंटोर्स नहीं हैं और आपकी मदद भी नहीं करेंगे। ऐसे में आप और दूसरे यंग लोग अच्छे से नहीं निखर पाएंगे, क्योंकि वो अच्छे मेंटोर नहीं हैं। आप अपने काम में अच्छे हैं, लेकिन आप बेस्ट तभी बनेंगे जब आपको अच्छे से मेंटोर किया जाएगा। बदकिस्मती से एक डोमेन में क्रिएटिव बनने के लिए सही लोगों से कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप फेमस क्रिटिक्स, प्रोफेसर्स और मेंटोर्स को नहीं जानते हैं तो आपके गाने, बुक या पेंटिंग पर कोई गौर नहीं करेगा। जैसा कि पहले भी बताया गया है, ऐसे कोई भी फैक्टर्स नहीं है जो सभी क्रिएटिव लोगों में कॉमन हो। लेकिन मिहाई ने एक क्रिएटिव पर्सनालिटी नाम का टर्म इजाद किया है। क्रिएटिव पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सिर्फ कुछ खूबियां नहीं हैं। ये एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है जिसमें ऐसी 10 खूबियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। आइए इन 10 खूबियों के बारे में जानते हैं। पहला, क्रिएटिव लोगों में बहुत फिजिकल एनर्जी होती है, लेकिन वो बहुत शांत भी हो सकते हैं। वो घंटों तक लगातार एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत शांत और चुपचाप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घंटों तक फोकस करने की काबिलियत की वजह से वो हर बार मास्टरपीस बना पाते हैं। नहीं, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि उनकी एनर्जी उनके कंट्रोल में होती है। अगर वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो वो उसे अलग रखकर आराम करते हैं। दूसरा, क्रिएटिव लोग ज्यादातर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बहुत भोले भी होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो क्रिएटिव आउटपुट देते हैं, तो इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्मार्ट होने से आप कमाल की चीजें बना सकते हैं। हाई आईक्यू वाले लोग कॉम्प्लेसेंट यानी संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब जब वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं, तो वो खुद को दूसरों से बड़ा मानने लगते हैं। खुद को बड़ा समझने की वजह से उनकी क्यूरियोसिटी यानी और जानने की इच्छा कम हो जाती है। वो कुछ और पाने के लिए नए रास्ते नहीं ढूंढते, क्योंकि उनके लिए उनका स्मार्ट होना ही काफ़ी होता है। तीसरा, क्रिएटिव लोग मज़ेदार होने के साथ साथ जिम्मेदार भी होते हैं। क्रिएटिव लोगों में एक मस्त मौला और लाइट एटीट्यूड देखा जाता है। ये रिलैक्स होने का उनका तरीका है, लेकिन मस्त मौला रहने के साथ साथ वो एक चीज़ का खास ख्याल रखते हैं, और वो है डिसिप्लिन। अगर आपको अपना काम ठीक से करना है तो इसके लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिएटिव लोग मेहनत नहीं करते हैं और कुछ क्रिएट करना उनके लिए एक काम जैसा नहीं होता है। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। क्रिएटिव लोग जो भी बनाते हैं उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन अपने मास्टरपीस को पूरा करने के लिए उन्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। नीना होल्टन को ही ले लीजिए। वो एक स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार हैं।
कई लोग उन्हें कहते हैं कि एक मूर्तिकार होना कितना एक्साइटिंग और कमाल का होता है ना। नीना उन लोगों से ये सवाल पूछने से खुद को हमेशा रोकती हैं कि एक मूर्तिकार होने में ऐसी कौन सी खास बात है, ये तो एक मिस्त्री या कारपेंटर के काम जैसा ही है। हाँ, ऐसे आइडियाज़ के बारे में सोचना काफ़ी एक्साइटिंग है कि किस तरह की मूर्ति बनानी चाहिए। एक ब्रिलियंट आइडिया को सच्चाई में बदलना बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन मुश्किल काम तो इसके बाद शुरू होता है, जो है एक आइडिया को मूर्ति में बदलने का प्रोसेस। ये जर्नी काफ़ी लंबी और थकाने वाली होती है। इसमें शुरुआत में तो मज़ा आता है, लेकिन फिर इसमें ज़्यादातर कड़ी मेहनत लगती है। चौथा, क्रिएटिव लोग फैंटेसी और रियलिटी को इस्तेमाल करते हैं। आज तक के किसी भी फाइन आर्ट को देख लीजिए, आप अक्सर देखेंगे कि उस आर्ट के पीछे जो इंसान है उसने उसे बनाने में अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया होगा। सोसाइटी अक्सर ये मानती है कि आर्ट का नया आइडिया आज की रियलिटी से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन आर्ट, लिटरेचर और दूसरे फील्ड में यही तो बात है। वो सच्चाई से आगे की सोचते हैं और फिर इसे एक नई रियलिटी बनाते हैं। एक आइडिया तभी क्रिएटिव होता है जब उस नई रियलिटी में सोसाइटी को आखिरकार कुछ सच नजर आता है। करियर की अगर बात करें तो एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि क्रिएटिव जॉब्स म्यूज़िक, फिल्म और लिटरेचर में ही हो सकते हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स, पॉलिटिशियंस और बैंकर्स में क्रिएटिविटी की ज़रूरत है ही नहीं। वो हमेशा रियलिस्ट रहते हैं, यानी फैक्ट्स पर बात करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लीडर जॉन रीड इस बात को नहीं मानते हैं। रियलिटी हमेशा बदलती रहती है। ये सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, रियलिटी मल्टी फैसेटेड है, यानी इसके कई चेहरे होते हैं। जैसे 10 साल पहले जॉन की रियलिटी ये थी कि कैपिटल रेशो नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 10 साल बाद जॉन ऐसी रियलिटी को मानते ही नहीं है जिसमें कैपिटल रेशो ना हो। रियलिटी को किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। कौन कहता है कि फैंटेसी आगे जाकर रियलिटी नहीं बन सकती? पांचवा, क्रिएटिव लोग इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी। महान लोग बिल्कुल एकांत में कुछ क्रिएट करते थे। आपने भी सुना होगा कि कई म्यूजिशियन और राइटर जंगल में किसी छोटे से कैबिन में या बिल्कुल अकेले रहकर कुछ क्रिएट करते थे। यहाँ तक कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट्स भी अपने लैब में अकेले रहना पसंद करते हैं। इसी शांति से उनके माइंड को कुछ यूनिक बनाने का आइडिया मिलता है। लेकिन एक और फैक्ट ये भी है कि ब्रिलियंट आइडियाज दूसरों की मदद से ही आते हैं। फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर भी इस बात को मानते हैं। उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि दूसरों की मदद के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। स्कल्प्टर नीना होल्टन भी इस बात को मानती हैं कि उनके क्राफ्ट के लिए सोशल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने स्कल्पचर्स के लिए लोगों के फीडबैक की ज़रूरत होती है। क्या एक मूर्ति एक इंसान को कुछ महसूस कराती है या फिर इससे कोई इमोशंस पैदा नहीं होते हैं? छठा, क्रिएटिव लोग हम्बल होने के साथ साथ प्राउड भी होते हैं। आप शायद ये सोचते होंगे कि आपके फेवरेट सिंगर या एक्टर में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंट और प्राउड क्यों नहीं होंगे? उन्होंने कुछ ऐसा कमाल का क्रिएट किया है कि लोगों के लिए उसे भूलना नामुमकिन है। दूसरी तरफ ऐसा बहुत कम होता है कि क्रिएटिव लोग अक्कड़ हों। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद अपने डोमेन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इसे इतने अच्छे से जानते हैं कि उन्हें उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पता होता है जो उनसे पहले से उस डोमेन से जुड़े हुए हैं। इस नॉलेज की वजह से ही कुछ क्रिएटिव लोग हमेशा हम्बल रहते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि वो उन बेहतरीन लोगों से अपनी तुलना कर सकते हैं जो उनसे पहले आए हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, क्रिएटिव लोग उन पर इतना फोकस नहीं करते हैं। उनका फोकस, अटेंशन और टाइम हमेशा अगले आउटपुट पर रहता है। चाहे उनका पिछला काम कितना ही अच्छा रहा हो, लेकिन अब उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ब्रिलियंट लोग खुद पर डाउट नहीं करते हैं। जानी मानी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ब्रेंडा मिलनर खुद के काम में कमियां निकालने से चूकती नहीं है। आर्टिस्ट माइकल स्नो ने भी अपनी कलाकारी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी टाइम लगाया था। माइकल के लिए इन सभी एक्सपेरिमेंट्स की एक ही वजह थी, और वो थी खुद की कलाकारी को लेकर उनकी इनसिक्योरिटी। लेकिन ये जितना भी खुद पर शक करें, लेकिन आखिर में उन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है। विनम्रता और गर्व का ये परफेक्ट बैलेंस उन्हें एक अच्छा क्रिएटिव इंसान बनाता है। सातवां, क्रिएटिव लोग जेंडर से जुड़ी घिसी-पीटी सोच को नहीं मानते हैं। एक तरह से ये लोग जेंडर में विश्वास ही नहीं करते हैं। क्रिएटिव मर्द आमतौर पर दूसरों के मुकाबले सेंसिटिव और कम अग्रेसिव होते हैं। दूसरी तरफ क्रिएटिव औरतें दूसरों के मुकाबले ज़्यादा डोमिनेंट और टफ होती हैं। इसके साथ ही एक क्रिएटिव इंसान अपने अग्रेसिवनेस और नर्चर करने की एबिलिटी को बैलेंस करना जानता है। वो सेंसिटिव, धीट, डोमिनेंट और बात मानने वाले होते हैं। इन गुणों का कॉम्बिनेशन उन्हें अपने डोमेन में खुद को और बढ़ाने में मदद करता है। आठवां, क्रिएटिव लोग रिबेलियस और इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर भी वो पुरानी बातों को मानने वाले भी होते हैं। उस डोमेन की इज्जत करना और उसके रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन उसके रूल्स को कैसे बदलना है, ये सीखना भी उन्हें क्रिएटिव फुलफिलमेंट देता है। नौवां,
क्रिएटिव लोग अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट होते हैं, लेकिन साथ ही वो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। किसी काम के लिए पैशनेट होने से ये पक्का हो जाता है कि चाहे कितना भी वक्त लग जाए, आप अपना काम खत्म ज़रूर करेंगे। भले ही वो काम कितना भी मुश्किल हो, लेकिन उसे पूरा करने में आपका पैशन मदद करता है। लेकिन अपने काम के प्रति ऑब्जेक्टिव होना भी ज़रूरी है, यानी अगर आपके काम का कोई मकसद नहीं होगा तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। हिस्टोरियन नैटली डेविस इस बात को अच्छे से महसूस कर सकती हैं। वो जो भी हिस्ट्री पढ़ती और लिखती हैं उसके साथ अटैच हो जाती हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो उसके प्रति ऑब्जेक्टिव रहें। अगर नैटली ऑब्जेक्टिव नहीं होंगी तो वो कोई भी फीडबैक और क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। अगर एक क्रिएटिव इंसान को कोई फीडबैक ना मिले तो इससे बुरी बात उसके लिए नहीं हो सकती, ये आपको ग्रो करने और सीखने से रोक सकता है। 10वीं और आखिरी क्वालिटी ये है कि क्रिएटिव लोग खुद को दुख और सुख दोनों एक्सपीरियंस करने देते हैं। एक इंजीनियर के बारे में सोचिए जिसके सामने एक ऐसी मशीन है जिसका डिज़ाइन बहुत ख़राब है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर पाया तो इससे इंजीनियर को दुख होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक राइटर जो एक ख़राब नॉवल पढ़ता है, उसे ख़राब वर्ड्स यूज़ करने और ख़राब सेंटेंस पढ़कर बुरा महसूस होगा। इसलिए इस तरह दुख के सामने खुद को एक्सपोज करने से इंसान को अपने प्रोजेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। फिर वो पूरी शिद्दत से कुछ नया और कमाल का बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस में मज़ा तो है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी है। हर पूरा किया गया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट की बड़ा ही कोई ना करे। जब भी आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ये एक ऐसा रिस्क है जो इसके साथ हमेशा बना रहेगा। द फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी। सभी क्रिएटिव लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो काम करना जिसे वो एंजॉय करते हैं। लोगों को क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? कई लोग कहते हैं कि उन्हें डिज़ाइनिंग पसंद है या कुछ नया डिस्कवर करना पसंद है। अब आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ साइंटिस्ट्स पर अप्लाई होता है, वैसे भी ये उन्हीं का काम है। लेकिन हमारे अंदर क्रिएटिविटी इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि कुछ नया डिस्कवर करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। कुछ लोग ऐसे ही बने होते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें सेक्स से ज़्यादा खुशी मिलती है। सेक्स उनके ब्रेन के प्लेजर सेंटर यानी खुशी के सेंटर को एक्टिवेट करता है। इसीलिए दूसरों के मुकाबले कुछ लोग ज़्यादा सेक्स करना पसंद करते हैं। सेक्स करने से उन्हें खुशी मिलती है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव लोगों के साथ होता है। उनकी बॉडी हमेशा कुछ नया डिस्कवर करना चाहती है यानी ढूंढती है, क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है। इसीलिए लोग ऐसी भी चीज़ें करते हैं जिसमें पैसा और फेम दोनों नहीं होते। इसीलिए चेस प्लेयर्स चेस ही खेलते रहते हैं। इसीलिए रॉक क्लाइंबर्स चोट लगने के बावजूद भी क्लाइंबिंग करते रहते हैं। इसीलिए डांसर्स भी हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, भले ही ये कितना ही थकाने वाला काम हो। वो इस काम को एंजॉय करते हैं, खासकर कि तब जब ये उन्हें चैलेंज करता है और वो कुछ नया सीखते हैं। मेहाई इसे क्रिएटिव एक्सपीरियंस फ्लो कहते हैं। ऐसी सिचुएशन के दौरान आप फ्लो में होते हैं। फ्लो वहाँ होता है जहाँ क्लियर गोल्स होते हैं। एक ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर के बारे में सोचिए जो ये जानता है कि कौन सा शॉट यूज़ करना है, या फिर एक ऐसा सर्जन जो ये जानता है कि एक पेशेंट पर कहाँ चीरा लगाना है। फ्लो वहाँ भी होता है जहाँ आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। फ्लो का एक्सपीरियंस लेने के लिए तुरंत फीडबैक की ज़रूरत होती है ताकि आप ये जान सकें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। फ्लो वहाँ होता है जहाँ चैलेंजेस और स्किल्स के बीच में बैलेंस होता है। किसी भी एक्सपीरियंस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई काम बहुत मुश्किल होगा तो आप निराश महसूस करने लगेंगे। अगर कोई काम बहुत आसान होगा तो आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए उस काम में आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बैलेंस की ज़रूरत होती है। फ्लो वहाँ होता है जहाँ एक्शन और अवेयरनेस के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो अपने क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, या एक ऐसा एम्प्लॉई जो अपनी मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा माइंड पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन चैलेंजेस के लिए फ्लो एक्टिविटीज़ में पूरा फोकस लगाने की ज़रूरत होती है। फ्लो वहाँ होता है जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इससे आप काम पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपसे गलती हो सकती है। फ्लो में लंबे वक्त तक 100% फोकस की ज़रूरत होती है। ये आपको दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने से रोकता है। फ्लो वहाँ होता है जहाँ फेल हो जाने की चिंता नहीं होती है। फ्लो आपको फेलियर से डरने से रोकता है, क्योंकि आप अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ नहीं सूझता है और आप उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान देने से आपको सिर्फ एक बोझ सा महसूस होता है, लेकिन फ्लो के स्टेट में ये गायब हो जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, फ्लो में आपके पूरे कंसंट्रेशन और स्किल्स की ज़रूरत होती है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता करना आपके माइंड में कभी नहीं आता है।
टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। फ्लो आपको दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने से रोकता है। आपको इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि टाइम कैसे भागता है। घंटे मिनट जैसे लगते हैं और महीने दिन जैसे। वो एक्टिविटी ऑटोटेलिक बन जाती है। ये ग्रीक टर्म है जो अपने आप में एक एंड है। दूसरे शब्दों में वो एक्टिविटी खुद में रिजल्ट भी होता है। फ्लो में रहने वाले लोग रिवॉर्ड पाने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि उस एक्टिविटी को करने से उन्हें सैटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है, वही उनके लिए रिवॉर्ड होता है। एक खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट पैसा, फेम और पहचान पाना नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में फ्लो को ढूंढने में। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए मिहाई ने कुछ सुझाव दिए हैं। ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ सुझाव हैं। सिर्फ इसलिए कि ये कुछ लोगों के काफ़ी काम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी के लिए सही साबित होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले अपनी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को डेवलप करना और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ फंक्शनल, अट्रैक्टिव या कीमती हो। अगर कोई चीज़ आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है तो उसके बारे में और जानिए। जैसे पास के एक पार्क में आप बहुत सारे पक्षी देखते हैं। आप देखते हैं कि ये सारे पक्षी एक ही स्पीशीज़ के नहीं हैं, वो सभी अलग अलग तरह के हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि आप रोज़ किसी न किसी चीज़ से सरप्राइज़ हों। अपने दिन के कामों को ऐसे कीजिए जैसे आप उन्हें पहली बार कर रहे हों। अगर आप ऑफिस में लंच करते हैं तो ऑफिस के बजाय बाहर जाकर लंच कीजिए। ड्राइव करने के बजाय चलकर घर जाइए। ग्रोसरी स्टोर में किसी अजनबी से बातें कीजिए। दुनिया में देखने के लिए कितना कुछ है, आपको सिर्फ जागने की ज़रूरत है। दूसरा सुझाव ये है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़्लो पैदा कीजिए। जब आपके पास फोकस करने के लिए कुछ नहीं होता है तो आपका माइंड क्या करता है? सही कहा, आपका माइंड इधर उधर भागता है। आप बोर हो जाते हैं और परेशान भी। अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को अच्छी जगह लगाइए। फ्लो में आने के लिए आपको किसी चीज़ पर लगातार फोकस बनाए रखने की ज़रूरत होती है। एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि माइंड में एक स्पेसिफिक गोल के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए कि फ्लो में आने के लिए आपको एक मकसद की ज़रूरत है। एक गोल रखने से आपको ये देखने में मदद मिलती है कि उस दिन आपके पास कुछ खास करने के लिए है। एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसके लिए आप अपने बिस्तर से खुद उठ खड़े हों। वो गोल ज़रूरी नहीं है बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने एक नई चिकन रेसिपी देखी जिसे आप बनाना चाहते हैं, या फिर आपने एक नई इंटरेस्टिंग बुक देखी जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। पूरे दिन में चाहे कुछ भी हो, एक छोटा सा गोल रखना आपके लिए एक्साइटमेंट और फुलफिलमेंट लाता है। छोटे गोल्स से शुरुआत कीजिए। आगे जाकर पियानो बजाने में मास्टर बनना या फिर एक नई लैंग्वेज सीखना जैसे मुश्किल काम भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।